आलोक जी, वारिस पठान कह रहे हैं जनता आपको जवाब देगी। अब बोलिए, बी टीम सी टीम बोलिए इनको। देखिए, वारिस पठान साहब की मुस्कुराहट और सच मुंह से निकला, दोनों चीजें बता रही हैं कि पूरे देश में कौन किसकी मदद करना चाहता है। आपके शो में ही उनके मुंह से सच निकल गया। क्या नहीं निकला सच? मेरे हिसाब से तो निकल ही गया। खैर, अब बात आती है कि थर्ड फ्रंट में कौन कौन होगा। वारिस भाई ने तो नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। हाँ। थर्ड फ्रंट में वो लोग होंगे जिनको मोदी जी चाबुक मारेंगे कि भाई तुम हमारे साथ आओगे तो हमारा नुकसान करोगे। थर्ड फ्रंट बनाओ जिससे कि एनडीए को कहीं ना कहीं मदद मिले और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हो। उसमें केजरीवाल भी हो सकते हैं, उसमें वारिस पठान भाई भी हो सकते हैं, और थोड़ा चाबुक जोर से मारा तो टीएमसी भी आ सकती है। मैं आपको पता है, मैं बहुत कड़वा कड़वा बोलता हूँ। ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। ये मतलब टीएमसी का गोवा में क्या मतलब? अब वारिस पठान के को आपने कहा भाई 1% वोट। भाई 1% वोट का मतलब 7 से 8 लाख वोट। पिछले साल विधानसभा का अगर पूरा आप चेंज देखेंगे तो 2 से 2.5 लाख वोट के ऊपर पूरा गेम बदल गया था। तो ये पूरी तरह से क्या करेंगे ये पूरा देश जानता। इनका एक ही काम है, ये हमारे साथ आते तब भी हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी की मदद करते, और ये अलग लड़ेंगे तब भी वो उसी तरह की स्टेटमेंट देंगे। ये यूपी में भी लड़े, उत्तराखंड में भी लड़े, दिल्ली में भी, और मतलब आप जहां आप कहिएगा ये वहां जाकर लड़ेंगे जहां जहां बीजेपी की मदद हो सकती आलोक है। जी, लेकिन आपको दिक्कत क्या है ओवैसी साहब से? ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को क्यों नहीं आप ले लेते? एक समय तो यूपीए में थे वो। भाई यूपीए में थे एक टाइम पे वो। देखिए, जो पार्टी केवल धर्म के नाम पर 12 कहती है साल यूपीए में थे। 18% हमारी है इसलिए 18% हमें सीट मिलनी चाहिए, हाँ। तो स्वाभाविक है कि वो केवल धार्मिक पार्टी और धर्म के आधार पर वोट मांगती है। वही बीजेपी करती है पर कि हमें यूपीए में थे मुसलमानों ना को वोट आलोक नहीं जी, देना। चाहूंगा थे यूपीए में इतने टाइम वो। क्योंकि यूपीए में आउटसाइड सपोर्ट था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गठबंधन नहीं था। दूसरी चीज ये है कि पूरा देश देख रहा है, दुनिया के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, इनके यहाँ कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता इनके यहाँ। आप इनकी गली से भी कोई नहीं गुजरता। तो हम सब तो पूरा ईमानदार लोग हैं देश भाई। समझ सकता है कि भाई क्या है ये, क्यों है। तो हम खैर, आज ईमानदार का वो लोग हैं, विषय नहीं है। गरीब लोग हैं। मेरे तो लिए ईडी वारिस सीबीआई भी पठान तो भाई जो अमीरों है के यहाँ बड़े जाती भाई है ना, हैं। गरीबों के यहाँ थोड़ी वारिस आएगी भाई ईडी एक मिनट, सीबीआई। वारिस भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वारिस भाई गंभीर चर्चा। देखिए, आज का जो विषय है असली, जो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ झाला कर रहा है। हाँ। अभी तक इनके ईडी सीबीआई और ये तमाम इलेक्शन कमीशन, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो थे, अब ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इनमें एक यूआईडी और जुड़ गया है। मतलब जो 2009 से लोग मरे थे, उनका यूआईडी कार्ड, उनका उस आधार कार्ड काटने का समय यूआईडी डिपार्टमेंट के पास अब है। मानक जी आप बड़ा हंस के कह रहे थे कि बहुत सही कर रहा है वो तो, और आरएसएस वाले पत्रकार भी महोदय बड़े हंसे जोर से। वो बिल्कुल गलत कर रहा है। 2024 में मोदी जी जब बन गए 10 सेकंड आलोक तो साहब उसके आपके बाद आपके आपने बारे में बताना। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी मानक भाई कि 10 मोदी जी सेकंड में तो बन जवाब गए। देना चाहता हूं मैं। अब आगे आगे रुको ना यार वारिस भाई, छोड़ो ना। अब दिक्कत यह है कि यूआईडी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि भाई आप आधार कार्ड को मानिए। अब इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। 28 तारीख को ही मान लेंगे कि आधार कार्ड हम मान लेते हैं, लेकिन हम लगभग 1.25 करोड़ आधार कार्ड उड़ा देंगे पहले। मतलब ये लोकतंत्र नहीं। आलोक जी, जो लोग नहीं है इस धरती पर नहीं सुनिए ना भाई। है। आलोक जी रुकिए, आपने अभी कहा कि मानक जी, मैं अंतिम बात, रुकिए ना, एक बात तो सुनिए। नहीं, एक मिनट, अभी आप कंटिन्यू करिएगा, टाइम है अभी। आपने कहा कि मैं हंस के बता रहा था। अरे इसमें गलत क्या है आलोक जी? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लिस्ट से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या गलत है इसमें? गलत क्या है इसमें? गलत इसमें यह है कि यूआईडी के चेयरमैन को जेल के अंदर होना चाहिए। कि जो 2009 में व्यक्ति मरा उसका आधार कार्ड आज तक कैसे चल रहा था, कौन जिम्मेदार है? ये सरकार तो जिम्मेदार है, निकम्मी है सरकार तो। मैं ये बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला है। कितनी योजनाओं का फायदा उस आधार कार्ड के माध्यम से लिया गया, कहां कहां उस आधार कार्ड का उपयोग हुआ, कितने लीगल डिस्प्यूट्स उससे खड़े होंगे। यूआईडी का चेयरमैन जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि मतलब मृत लोगों के आधार कार्ड कैंसिल करने के लिए। मानक जी, ये जब कैंसिल करने का इनको मतलब सपना है। अब ब्रह्मा जी ने बताया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब इसको हटा दीजिए। आपका सवाल वैलिड है आलोक जी, एक सेकंड, नहीं देखिए, एक मिनट। आपका सवाल वैलिड है कि अभी तक कैसे चल रहे थे, लेकिन अगर अभी तक चल रहे थे तो मतलब हमेशा चलने दिया जाएगा। 10 सेकंड मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक चलने चाहिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा। लेकिन
जो लोग ये कह रहे हैं कि अब सारे काट दिए, ये अच्छा है, ये सही है, ये ब्रह्मास्त्र है, वो लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस भाई बोलिए जरा, उसके बाद लौट रहा हूं जल्दी से। वारिस भाई 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड। वारिस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, भाई अभी आ जाते हैं, उसके बाद लौटा। वारिस जी रुकिए जरा थोड़ा सा, वारिस जी रुकिए जरा थोड़ा सा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, नहीं एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, बिहार में मानक जी ने अभी दिखाया कि 3 देशों से लोग आ गए वहां। भाई नेपाल की सीमा छूती है, मानक जी समझ आता है। म्यांमार बिहार से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। केंद्र में किसकी सरकार है 11 साल से? मोदी जी की। तो बिहार में किसकी सरकार है लगभग 20 साल से? मोदी जी की। उसके बाद म्यांमार से अगर जाली वोटर यहां थे और मोदी जी उसी के माध्यम से चुने गए, तो भाई तो लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। तो मतलब चंडीगढ़ मॉडल से भी, अनिल मसीह मॉडल से भी गंदा मॉडल है। अभी आज भास्कर की खबर छपी, भास्कर की खबर ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 से 50 लाख वोटर ऐसे हैं जो संदिग्ध है। एक एक बूथ पर, मतलब एक एक जगह पर, एक एक घर पर 50 से 100 वोट बने हुए। अब उनको काट दीजिए आप, क्योंकि सरकार बन गई। यही काम दिल्ली में होगा। नई दिल्ली एरिया में एक एक सांसद के घर पे जब 100 वोटर बने, तो आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल उठाए, हमने भी सवाल उठाए। ठीक है, ओके। लेकिन इलेक्शन कमीशन तब नहीं जागा। ठीक है, ओके। वारिस भाई अब बोलिए, जल्दी से बोलिए। केवल अंतिम 10 सेकंड लूंगा। अच्छा लीजिए 10 सेकंड और आलोक जी जलेबी गणतंत्र बन गया है मोदी जी का। हाँ। जलेबी गणतंत्र। लोग बाग इलेक्शन कमीशन के कागजों के ऊपर रख के जलेबी खा रहे हैं। ठीक है, ओके। वारिस पठान, उसके बाद गुरु प्रकाश, फिर आगे जा रहा हूं। वारिस पठान जल्दी से, 20 कहीं सेकंड। पर सड़कों पर कागज पड़े हुए मिल रहे हैं। देखिए कहीं मानक भाई, वारिस भाई भाई, एक वारिस पठान। बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे वक्ता है, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं कि आलोक भाई हमेशा अच्छा कड़क बोलते हैं। मैं आलोक भाई की एक बात बताना चाहूंगा। आलोक भाई इतने समझदार इंसान है कि इन्होंने जो कहा ना कि जिसको बीजेपी चाबुक मारेगी वो चला जाएगा थर्ड फ्रंट में। लेकिन एक बात यकीन के साथ बोलता हूं, अगर आलोक भाई का थोड़ा भी इन्फ्लुएंस चलता ना कांग्रेस में या महागठबंधन में, तो सबसे पहले जाके बोलते कि एमआईएम को आप पार्टी में साथ में शामिल कर लो। लिख के तो गारंटी के साथ बोलता हूं, ये समझदार इंसान है, समझे हुए आदमी है, सुलझे हुए आदमी। बोलते हैं महागठबंधन ले लो, वोट का सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो और ये सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी ना जीते। मगर आलोक भाई के हाथ बंधे हुए हैं, ये हाथ बंधे हुए आलोक भाई के। आलोक भाई बोलते कि ले लो ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो और ये सांप्रदायिक ताकत पार्टी जो बीजेपी एनडीए, इनको हराया जाए पूरी तरह से। और जनता भी चाहती यही है, मगर इनका एरोगेंस ये नहीं चाहते कि कोई नीचे से आके कोई। अच्छा ठीक है, ओके। वारिस भाई अब रुकिए ना, ओके अब रुक जाइए, ओके अब रुक जाइए। आलोक जी जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से। मानक जी केवल 10 सेकंड। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये भीड़ तंत्र बना दिया है देश को, लोकतंत्र का गोबर जलेबी तंत्र बना दिया है। आज हालत यह है संवैधानिक संस्थाओं की कि मरता क्या ना करता, साहिब का आदेश था। आज हालत ये है। अरे नहीं, मुझे लगा आप वारिस पठान को जवाब देना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 10 सेकंड दिया।